गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास में आपका। हम पढ़ रहे हैं अकबर की राजपूत नीति। अकबर की राजपूत नीति के बारे में जो है हमने पढ़ लिया है कि किस प्रकार से राजपूतों के साथ सौहार्दपूर्ण मधुर संबंध स्थापित करके अकबर ने अपने राज्य को स्थायी रूप देने की कोशिश की। और राजपूत नीति के तहत उसने जो है विभिन्न चरणों में राजपूतों के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाया। मित्रता के जो संबंध थे, विश्वास पात्रों को बढ़ाने की जो उसके जो प्रक्रियाएं थी, जो कार्य थे, या फिर सैनिक शक्ति को बढ़ावा देने के लिए जो है राजपूतों के साथ उसने जो अच्छे संबंधों को कायम किया, राजपूतों के साथ जो मित्रता बनाई, राजपूतों के साथ जो वैवाहिक संबंध बनाए, जिसमें हमने बात की थी कि भारमल की पुत्री जोधाबाई से विवाह करने की उसने शुरुआत की, फिर कल्याणमल की पुत्री के साथ उसने विवाह किया। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे बीकानेर, जैसलमेर, मारवाड़ के राजाओं के पुत्रियों के साथ उसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने राज्य की स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से और एक योद्धा जाति को अपने पक्ष में करने के लिए जो नीति अपनाई थी उसको राजपूत नीति कहा गया। तो उसकी विशेषताओं की हमने चर्चा की है कि राजपूतों के साथ उसके संबंध अच्छे हो गए, गहरे हो गए, और यहाँ पे राजपूतों को भी सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता मिली, राजपूतों को अच्छे राजनीतिक पद मिले, और यहाँ पे उनकी जगहों में बार बार से फेरबदल करके अकबर ने एक विद्रोहपूर्ण स्थिति से अपने आप को बचाने के लिए भी पूरी तैयारी रखी, पूरी कोशिशें जारी रखी। तो यहाँ पे हमने उसके चरणों का भी पढ़ा कि किन चरणों में उसका विकास हुआ। राजपूत नीति का जैसे कि 3 चरणों में विकास हुआ है, उसके लिए जो उसके लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उनकी हमने चर्चा की। जैसे कि विभिन्न अभियानों के द्वारा अकबर ने कोशिश की कि कैसे जो है अपने अभियानों से विभिन्न राजपूतों के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, चाहे वो विभिन्न दुर्गों को अपने अभियानों के तहत अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाना है, या अपने राज्य के विस्तार के लिए विभिन्न राजपूतों के क्षेत्रों पे कब्जा करना है, चाहे वो मित्रतावश या संधिवश अधीनता स्वीकार करवा के अपने राज्य का विस्तार करना है, चाहे वो जो है वैवाहिक संबंधों के द्वारा उसने अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आगे कोशिशें की। तो यहाँ पे 3 चरणों में उसका विकास हुआ। पहला जो चरण था उसमें हमने बात की कि जो 1567 से शुरू हुआ और 1570 तक का जो समय था, उसके बाद हमने बात की कि 1572 में दूसरा चरण गुजरात विजय के बाद जो उसने शुरू किया। इसके बाद जो तीसरा जो चरण था वो शुरू हुआ था 1578 से लेकर के 1586 तक। इस प्रकार से 3 चरणों में राजपूतों के साथ अपने संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए जो है अकबर ने कोशिशें की, और उसने अपने राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए खुद ही राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए, बल्कि अपने पुत्रों के भी, अपने उत्तराधिकारियों के भी विवाह राजपूत राजकुमारियों के साथ करवाए। तो यहाँ पे अकबर की राजपूत नीति के विषय में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है, और आज का जो लेक्चर है उसका मुख्य टॉपिक है राजपूत नीति के परिणाम या महत्व। राजपूत नीति के परिणाम। राजपूत नीति के परिणाम। इसमें हम बात करेंगे कि राजपूत नीति के क्या परिणाम रहे। अकबर ने जो राजपूत नीति अपनाई थी राजपूतों के प्रति, तो उसके क्या महत्व देखने को मिले, क्या आगे परिणाम आगे के लिए देखने को मिले और अकबर कालीन समय में भी देखने को मिले। उसमें सबसे पहला जो महत्व था वो था राजपूतों के विरोध की समाप्ति। राजपूतों के विरोध की समाप्ति। तो राजपूत नीति का सबसे मुख्य परिणाम ये निकला कि राजपूतों के विरोध से अकबर ने अपने आप को पूर्णतः मुक्त कर लिया था। जैसे कि पीछे के शासकों के विषय में हमने पढ़ा है, चाहे हुमायूं था, चाहे बाबर था, और उससे पीछे की यदि बात करें, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जब 1206 में हुई, तभी से जो है मुसलमान शासकों को विभिन्न
राजपूतों के समय समय पे विरोधों को सहन करना पड़ा था, लेकिन 350 सालों से चले आ रहे इस संघर्ष में समय को अकबर ने जीत लिया था। यहाँ पे अकबर की जीत ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि अकबर ने राजपूतों के साथ अच्छे संबंधों को स्थापित करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया और अपने शासन को स्थायी रूप प्रदान किया। तो इसमें जो है राजपूतों के विरोध से अपने आप को पूर्णतः उसने मुक्त कर लिया, क्योंकि उसने राजपूतों से मित्रता कर ली। जिन राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता या मित्रता स्वीकार नहीं की, उनके साथ उसने जो है अभियान किए, युद्ध लड़े, उन पे युद्ध के द्वारा जो विजय हासिल की और अपनी अधीनता स्वीकार की। कुछ एक राज्यों ने मित्रतावश या करद राज्य के रूप में रह करके अपनी आप को अकबर को सौंप दिया था, और यहाँ पे इस प्रकार से लगभग सभी राजपूतों के साथ अकबर के संबंध अच्छे हो गए थे, और उन अच्छे संबंधों के कारण राजपूतों का विरोध पूर्णतः खत्म हो गया। और यहाँ पे अकबर के लिए एक पॉजिटिव बात ये थी कि राजपूतों ने कभी भी जो है उसके राज्य में विद्रोह नहीं किया। जैसे कि पीछे के शासकों के विषय में हमने देखा कि समय समय पे विभिन्न राजपूत शासकों ने संगठन बनाया और समकालीन शासकों के सामने समस्याएं खड़ी की। तो इससे अकबर पूर्ण तरीके से पूरी तरह से मुक्त हो गया था। तो राजपूतों का जो विरोध था वो यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो गया था। यहाँ पे अकबर ने राजपूतों के विरोध से पूर्णतः मुक्ति पा ली थी। दूसरा है राजपूतों की सेवाएं प्राप्त करना। राजपूतों की सेवाएं प्राप्त करना। तो यहाँ पे जैसे कि राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप अकबर की जो नीति थी राजपूतों के प्रति, राजपूतों के साथ अच्छे संबंधों की जो शुरुआत हुई थी, उसमें राजपूतों की विभिन्न प्रकार की सेवाएं अकबर को प्राप्त हुई। क्योंकि जैसे कि हमने देखा है कि राजनीति में अकबर ने उनको महत्वपूर्ण स्थान दिए। यहाँ पे सैनिक असैनिक जो पद थे उन पे राजपूतों को जो है इसने भर्ती किया। यहाँ पे महत्वपूर्ण 51 पदों में से 24 राजपूतों की जो पदों की चर्चा विभिन्न इतिहासकार करते हैं कि जो 51 महत्वपूर्ण पद थे, राजघराने के महत्वपूर्ण ओहदे थे, उनमें से 24 पदों पे यहाँ पे राजपूतों की संख्या थी 24। तो 24 पदों पे राजपूतों को ही उन पदों को दिया गया था। तो इससे हमें पता चलता है कि राजपूतों के साथ अकबर ने अच्छे संबंध कायम किए थे, और इससे जो है राजपूतों की सेवाएं अकबर को प्राप्त हुई थी। वो सेवाएं सैनिक या असैनिक हो सकती थी, राजनैतिक क्षेत्र में हो सकती थी, सामाजिक क्षेत्र में हो सकती थी, और विभिन्न विभागों को राजपूतों के अधीन करके अकबर ने राजपूतों के साथ अच्छे संबंध कायम करने के साथ साथ राजनीति में उनकी सेवाएं प्राप्त की। और यहाँ पे एक अच्छी सेना और एक अच्छी वीर योद्धा जाति से अच्छे संबंधों के चलते राजपूतों की जो सैनिक शक्ति थी वो भी अब अकबर के अधीन हो गई, क्योंकि उनके साथ अच्छे संबंध थे। तो यहाँ पे मित्रवत व्यवहार वो भी अकबर के साथ कर रहे थे। यहाँ पे अकबर भी राजपूतों के साथ मित्रवत व्यवहार कर रहा था। तो यहाँ पे राजपूतों की सेवाएं प्राप्त हुई। जैसे कि अकबर के समय में 50,000 से ज्यादा घुड़सवार जो थे वो राजपूतों के थे, और शक्तिशाली सेना का गठन, यहाँ पे स्थायी सेना का गठन अकबर ने कर लिया था। और उसके राज्य में जो टोडरमल जैसे भू राजस्व सुधार को लागू करने वाले, उसके लिए जो है आगे प्रक्रिया चलाने वाले व्यक्ति थे। टोडरमल, राजा टोडरमल की बात हम करेंगे, जिसने जो है भू राजस्व सुधारों के लिए अपनी कोशिशों को अंजाम दिया, और टोडरमल बंदोबस्त भी उस भू राजस्व सुधारों को नाम दिया गया है। तो यहाँ पे राजा टोडरमल ही नहीं, मानसिंह को भी सूबेदार बनाया गया था लाहौर का, और यहाँ पे बीरबल को महत्वपूर्ण पद प्रदान किए गए थे। तो भगवान दास को भी महत्वपूर्ण पद प्रदान किया गया था। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारे राजपूत थे जिनको महत्वपूर्ण पद राजघराने में दिए गए थे, और उन विभागों के प्रति राजपूतों ने अपनी निष्ठा से जो है सेवा मुगल कालीन राज व्यवस्था में प्रदान की, और अकबर को राजपूतों की सेवाएं प्राप्त हुई। यहाँ पे
अकबर को राजपूतों की सेवाएं राजपूत नीति के कारण प्राप्त हुई थी, और जिससे जो है अकबर के लिए ये एक अच्छी पहल थी, अच्छी शुरुआत थी। अगला जो महत्व था वो था मुगल साम्राज्य का विस्तार। मुगल साम्राज्य का विस्तार, साम्राज्य का विस्तार। यहाँ पे मुगल साम्राज्य का विस्तार जो है राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप हुआ था। जैसे कि हमें पता ही है कि राजपूताना और उसके आसपास का जो एरिया था उस पे मुगलों की अपेक्षा हमेशा से ही राजपूतों का आधिपत्य रहा था। राजपूतों के अधीन रहे उस क्षेत्र का भौगोलिक और सामरिक महत्व था। तो उस पे यदि अकबर को अपना कब्जा जमाना था, उस क्षेत्र पे उसके आसपास के क्षेत्रों को अपने राज्य के अधीन यदि अकबर को करना था, तो उसके लिए जो है अकबर को राजपूतों के साथ संबंध कायम करने थे। वो मित्रतापूर्ण होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, ताकि थोड़े से समय पे उनके साथ संबंध कायम करके थोड़े समय बाद ही वो उस क्षेत्र को खो न दे। तो अपने राज्य को, मुगल साम्राज्य को स्थायी रूप देने के लिए और उसको साम्राज्य में तब्दील करने के लिए अकबर ने ये कूटनीतिक चाल चली थी, और अकबर ने राजपूतों के साथ अच्छे संबंधों को कायम किया था, जिसके बाद जो है मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ। राजपूताना के आसपास का बहुत सा एरिया जो है मुगलों के अधीन हो गया, और यहाँ पे राजपूत भी जो है एक निष्ठा प्रिय जाति थी, युद्ध प्रिय जाति थी। यहाँ पे उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की, तो अकबर के प्रति अपनी स्वामी भक्ति भी वो पूर्ण रूप से प्रदर्शित करते रहे। तो इस प्रकार से ये जो है मुगलों के लिए साम्राज्य विस्तार का एक मार्ग खुल गया, और यहाँ पे मुगल साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। इसमें बीकानेर, जैसलमेर, मारवाड़, मेवाड़ के लिए तो खैर संघर्ष चलता रहा था, वो तो अकबर के अधीन नहीं आ पाया था। मारवाड़ का जो एरिया था, रणथंभौर का दुर्ग था, कलिंजर, उन पे जो है अकबर का कब्जा हो गया था, वो अकबर के अधीन हो गए थे। तो इस प्रकार से मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ। अगला जो राजपूत नीति का महत्व था वो था हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय। हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय। तो यहाँ पे जैसे कि राजपूत हिंदू थे, हिंदूशाही शासन भारत में स्थापित करना चाहते थे, और अकबर एक मुस्लिम शासक था। पीछे से चले आ रहे 3.5 सालों से ही राजपूतों के और मुस्लिमों के संबंध काफी खराब चल रहे थे, जिसके चलते जो है वहां पे हिंदू और मुस्लिमों में कभी भी एकता स्थापित ना हो पाई थी। यहाँ पे अकबर ने राजपूतों के साथ राजपूत नीति के तहत अच्छे संबंधों को कायम किया, जिससे एक नई संस्कृति का उदय हुआ, नए युग का उदय हुआ, और हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय इसमें देखा जा सकता है। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिमों की मिली जुली संस्कृति का जो प्रभाव था वो वास्तुकला पे भी देखने को मिला, चित्रकला पे भी देखने को मिला, संगीत कला पे भी देखने को मिला, और यहाँ पे काफी जो है मात्रा में साहित्य सृजन हुआ, उस पे भी जो है वो प्रभाव देखा जा सकता है। तो उस समय के समकालीन स्रोतों की यदि हम चर्चा करें, उनको मद्देनजर रख के हम बात करें, तो हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वय का युग था, और ये सारी चीजें ही अकबर की राजपूत नीति के तहत घटित हुई थी। यदि अकबर की राजपूत नीति वो नहीं अपनाता, राजपूतों के साथ वो अच्छे संबंध कायम न करता, तो शायद ऐसा होना असंभव होता, और पहले की तरह ही चलता रहता, जैसे कि पिछले 350 सालों से चला आ रहा था। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय हमें देखने को मिला। और आगे अगला जो महत्व है राजपूत नीति का, वो है नवीन युग का आरंभ। नवीन युग का आरंभ। तो हिंदू मुस्लिमों के संस्कृति के समन्वय के साथ ही राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप एक नए युग की शुरुआत हुई। इस नए युग की शुरुआत से जहां पे अकबर
के सम्मान में वृद्धि हुई, वहीं पे राजपूत शासकों के भी ओहदे में वृद्धि हुई, सम्मान में वृद्धि हुई। कई राजपूत घराने काफी शक्तिशाली हो गए, उनकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई, उनको राजनैतिक महत्व उनका बढ़ा, सामरिक महत्व खैर पहले होगा उनका जो भी था, लेकिन उस समय राजपूतों के मुगलों के साथ संबंध कायम होने से उनके राजनैतिक ओहदों में वृद्धि हुई और राजनैतिक उच्च पद उनको प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से एक नए युग की शुरुआत देखी जा सकती है। छोटे मोटे एरिया के क्षेत्रीय राजा होते थे पहले राजपूत, और यहाँ पे जब उनके मुगलों के साथ अच्छे संबंध स्थापित हो गए तो वो एक जो है बड़े पदों पे तैनात हो गए, उनको बड़े पद प्राप्त हो गए, और उन बड़े पदों के मिलने से उनके सम्मान में वृद्धि हुई, उनके ओहदे में वृद्धि हुई। यहाँ पे अकबर के लिए एक अच्छी बात ये थी कि अकबर जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों का चहेता बन गया, और यहाँ पे हिंदू जनता भी मुस्लिमों को जो मुगलों को विदेशी मान रही थी कि ये भी बाहरी हैं, विदेशी हैं, यहाँ पे आक्रमण करेंगे, लूटपाट करेंगे और देश की जो संपत्ति है, आर्थिक जो संपदा है, उसको नष्ट करके अपना उल्लू सीधा करके चले जाएंगे, वो बात लोगों के दिमाग से निकाल दी अकबर ने राजपूत नीति के तहत। यहाँ पे जैसे कि हमने पीछे देखा कि लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी, सामाजिक स्वतंत्रता दी, तीर्थ यात्रा कर जजिया कर अकबर ने खत्म किया था, तो वो हिंदुओं के प्रति राजपूत नीति का ही परिणाम था, और राजपूत नीति के तहत अकबर के लिए भी एक अच्छी शुरुआत थी और एक नए युग की शुरुआत यहाँ पे देखी जा सकती है। अगला जो प्रभाव था राजपूत नीति का, वो राजपूतों पे ही देख लेते हैं कि राजपूतों पे क्या प्रभाव पड़ा था। राजपूतों पर प्रभाव, तो यहाँ पे राजपूतों पे भी काफी अच्छा प्रभाव पड़ा था राजपूत नीति का। एक तो वो मुगल शासन के स्वामी भक्त हो गए, अपने स्वामी मानने लग गए मुगलों को, और उनके प्रति स्वामी भक्ति वो प्रदर्शित करते रहे। अपनी निष्ठा से जो है वो जिन भी पदों को पे अधिकारी थे, जिन भी पदों पे उनको तैनात किया गया था, नियुक्त किया गया था, उन पदों पे पूरी निष्ठा से वो कार्य करते थे। जैसे राजा टोडरमल की बात करें, मान सिंह की बात करें, भगवान दास की बात करें, या फिर जो है बीरबल की बात करें, और उनको मुख्य पद प्राप्त हुए, मुख्य राजनीतिक ओहदे उनको प्राप्त हुए। राजनीतिक जो ओहदे प्राप्त होने से उनके सम्मान में वृद्धि हुई, उनके राजघराने की प्रतिष्ठा अब और ज्यादा बढ़ गई। मुगलों के साथ संबंध स्थापित होने से जो छोटे घराने के जो राजपूत थे, वे भी अब उच्च राजनीतिक प्रतिष्ठा और शान के साथ जीते थे। यहाँ पे उनके लिए थोड़ा सा एक नेगेटिविटी की बात ये हुई कि उनकी जो स्वतंत्रता थी, वो स्वतंत्र प्रिय थे, उनकी स्वतंत्रता यहाँ पे छीन गई थी। जैसे कि अपने एरिया के वो मालिक होते थे, स्वतंत्र प्रिय थे और युद्ध प्रिय थे, युद्ध के बल पे जो है अपने क्षेत्र की रक्षा करना वो अच्छे से जानते थे। लेकिन अकबर के साथ उनके संबंधों के कायम होने के बाद उनकी स्वतंत्रता पे थोड़ा सा अंकुश लग गया, क्योंकि अकबर के साथ संबंधों के कायम होने के बाद राजपूतों को जागीरें दी गई, उनको उनके क्षेत्र से निकाल करके अलग जागीरों में स्थानांतरित कर दिया गया, उनको वहां का गवर्नर बनाया गया। तो उनको जो है अपने वतन से, अपनी जो क्षेत्र था अपना, उससे अलग कर दिया गया। यहाँ पे उससे जो लगाव था वो उनका कम हो गया, और समय समय पे उनके क्षेत्रों में फेरबदल किया जाता रहा ताकि वो विद्रोह न कर पाए। उस एरिया की जनता के साथ लगाव कायम करके मुगलों के शासक के विरुद्ध जो है वो विद्रोह न कर पाए, मुगलों के विरुद्ध वो विरोध न कर पाए। तो इसीलिए जो है राजपूतों पे इसका अच्छा प्रभाव भी पड़ा, और थोड़ा सा संकुचित एक नेगेटिव प्रभाव ये पड़ा कि उनकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई, उनको अपने वतन से दूर भेज दिया गया, अपने घराने से दूर भेज दिया गया जहाँ पे बरसों से वो रह रहे थे। और इस प्रकार से जो है राजपूतों के साथ अकबर ने अच्छे संबंधों को कायम करके एक नए युग की शुरुआत की। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम राजपूत नीति की, जिसमें हमने बात की है जैसे कि राजपूतों के साथ अकबर के संबंधों की। तो यहाँ पे एक अच्छे युग की शुरुआत देखी जा सकती है। राजपूतों के मुगलों के साथ, मुस्लिमों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों की बात की जा सकती है, शांति संबंधों की बात की जा सकती है। तो यहाँ पे राजपूतों पर हालांकि अच्छे ही प्रभाव पड़े राजपूत नीति के, उनके सम्मान में वृद्धि देखी हमने, उनका विभिन्न पदों पे नियुक्त होना देखा,
जैसे कि विभिन्न पदों में बीरबल, टोडरमल, भगवान दास, ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। और अकबर के नवरत्नों की भी चर्चा हम करेंगे। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम अकबर के नवरत्नों की ही चर्चा करेंगे, डिटेल से उनको पढ़ेंगे, जानेंगे और किस कारण से उनका महत्वपूर्ण ओहदा था और वो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। तो यहाँ पे विभिन्न अकबर के नवरत्नों में जो विभिन्न महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त अधिकारी थे वो राजपूत ही थे और अकबर के वो चहेते भी थे। तो यहाँ पे उनके सम्मान में वृद्धि करने के लिए अकबर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनके साथ अच्छे संबंधों की उसने शुरुआत की, वैवाहिक संबंधों की शुरुआत की और उनको ऊंचे राजनीतिक पद दिए, ओहदे दिए और इस प्रकार से एक बड़े साम्राज्य को अकबर ने बखूबी चलाया और 1605 तक चला ये राज्य जो है। इसमें अकबर को काफी प्रसिद्धि प्राप्त हुई और इस प्रसिद्धि के चलते जो है अकबर को महान भी कहा जाता है। और अकबर जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ ही महान है, जैसे कि तो इस प्रकार से अकबर मुगल कालीन शासकों में सबसे महान शासक के रूप में याद किया जाता है। तो उसका एक मुख्य कारण राजपूत नीति ही है। राजपूतों के साथ अच्छे संबंधों को कायम करके साम्राज्य विस्तार की जो कूटनीतिक जो चाल उसने चली थी उसमें वो काफी हद तक सफल रहा, काफी हद तक क्या बहुत ही हद तक सफल रहा और अपने शासन को अच्छे रूप से चलाने के लिए जो है उसने कोशिशें जारी रखी, जिसमें जो है राजपूत नीति एक मुख्य भूमिका निभाती है। तो यहाँ पे राजपूतों के साथ अच्छे संबंधों को कायम करना उसकी जो है अच्छी सोच की हमें दुहाई देती है कि ये एक अच्छी सोच विकसित की उसने अपने समय में अपने साम्राज्य में वृद्धि के लिए। और उससे पहले के जो शासकों ने ऐसा कभी सोचा नहीं था। हालांकि आगे आने वाले शासक क्या सोचेंगे राजपूतों के विषय में, राजपूतों के साथ वो कितना घुल मिल के रहना चाहेंगे, कितने अच्छे संबंध वो कायम करना चाहेंगे, वो जो है उनको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अकबर कालीन समय की यदि बात करें तो उसके राजपूतों के साथ संबंध बहुत ही अच्छे थे और जिसके लिए जो है हमने विभिन्न शासकों की चर्चा की, उसके उसके द्वारा जो है विभिन्न विवाहिक संबंधों की जो है हमने चर्चा की, विभिन्न लोगों को दिए गए उच्च राजनीतिक पदों की हमने चर्चा की और यहाँ पे उच्च राजनीतिक पदों के साथ साथ अकबर के चहेते जो नवरत्न थे अकबर के, उनमें भी विभिन्न राजपूत शासक शामिल थे और इस कारण से अकबर की राजपूत नीति थी वो काफी प्रभावित रही, काफी अच्छे प्रभाव रहे उसके, काफी अच्छे परिणाम रहे उसके, अच्छे महत्व रहे, जिसके कारण से अकबर ने अपने साम्राज्य में वृद्धि की और उसकी जो सफलता थी, उसकी जो उपलब्धियां थी वो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती ही गई। तो यहाँ पे अकबर के राजपूतों के संबंधों के अच्छे ही प्रभाव मुगल कालीन शासन व्यवस्था में देखने को मिले और अकबर के जो स्थायी मुगल राज्य की स्थापना का जो स्वप्न था वो भी राजपूत नीति का ही परिणाम था। यदि राजपूतों के साथ उसके संबंध अच्छे ना होते तो अकबर का राज्य जो है कभी भी स्थायी रूप से इतना विशाल न होता जितना कि हम पढ़ रहे हैं और आज इतिहास कुछ और ही होता। तो अकबर की राजपूत नीति के काफी अच्छे परिणाम हमें देखने को मिले। उसके राज्य में शांति स्थापित करने में राजपूत नीति की काफी अच्छी भूमिका है। तो आज हमने जो है राजपूत नीति का जो टॉपिक है वो कवर कर लिया है। तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम जो है अकबर की नवरत्नों की चर्चा करेंगे और वैसे हमारा टॉपिक है इसके बाद अकबर की धार्मिक नीति, पर एक लेक्चर में हम अकबर के नवरत्नों की भी चर्चा करेंगे जिसमें आप जान पाएंगे कि अकबर के नवरत्नों में कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल थे और उनके क्या महत्वपूर्ण ओहदे थे और क्या उनका महत्व रहा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना काफी है। अकबर की राजपूत नीति का टॉपिक आज खत्म हो जाता है, इसको आप अच्छे से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।